साथियों नमस्कार। आइए इस भाग में बात करते हैं हम ग्लूकोज की संरचना की। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोस है। इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ये स्टार्च, सेलुलोज आदि का मोनोमर है और पृथ्वी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। भारात्मक यानी मात्रात्मक विधियों द्वारा ये पाया गया कि इसका जो सामान्य सूत्र है, इसका जो अणुसूत्र है वो C6H12O6 है। इसकी संरचना को जानने के लिए कुछ एविडेंस की चर्चा हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले जब ग्लूकोज को हम HI के साथ गर्म करते हैं तो नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होता है। ये हमें बताता है कि ग्लूकोज में जुड़े हुए 6 कार्बन एक सीधी श्रृंखला में होते हैं। इनमें कोई न तो ब्रांच होती है, न ही इसमें कोई बंध वलय होता है। ये नॉर्मल हेक्सेन की तरह यानी सीधी श्रृंखला वाली 6 कार्बन की चैन होती है। दूसरा एविडेंस है इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया कराने पर इसमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो हमें बताता है कि इसमें ये कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ये HCN के साथ क्रिया करने पर भी साइनोहाइड्रिन देता है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि इसमें एक कार्बोनिल समूह उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, कार्बोनिल समूह 2 होते हैं, या तो वो एल्डिहाइड होता है या फिर कीटोन होता है। अब इसके निर्धारण के लिए ब्रोमीन जल के साथ इसकी क्रिया कराते हैं। जो ब्रोमीन जल एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, इसके साथ क्रिया करने पर ये ग्लूकोनिक अम्ल देता है। इससे सिद्ध होता है कि ये आसानी से ऑक्सीकृत होने वाला एल्डिहाइड समूह इसमें उपस्थित है, यानी जो कार्बोनिल समूह है वो इसमें एल्डिहाइड के रूप में उपस्थित है। ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करने पर ग्लूकोज पेंटाएसीटेट बनता है। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करने पर पेंटाएसीटेट बनता है, ये हमें दर्शाता है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित हैं, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके एसीटेट का निर्माण करते हैं। तो हमें इन प्रमाणों से ये पता लग गया कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन श्रृंखला यानी सीधी श्रृंखला वाला एक यौगिक है। इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है और इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह भी उपस्थित हैं। ग्लूकोज के नाइट्रिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकरण करने से सैकरिक अम्ल बनता है और ग्लूकोनिक अम्ल का भी HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर भी सैकरिक अम्ल बनता है। जो कि सैकरिक अम्ल है ये एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसमें 2 कार्बोक्सिल अम्ल समूह उपस्थित होते हैं और 4 हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल में आपका 1 कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह उपस्थित होता है, लेकिन HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण करने पर इसमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह बन जाते हैं। अर्थात जो 5 हाइड्रोक्सिल समूह हैं उनमें से एक हाइड्रोक्सिल समूह ऐसा है जो कि प्राथमिक एल्कोहलिक समूह है, क्योंकि प्राथमिक एल्कोहल होते हैं वही HNO3 से क्रिया करके ऑक्सीकृत होते हैं और वे ऑक्जेलिक अम्ल में यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलते हैं। अर्थात इसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह में से एक हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक एल्कोहलिक समूह के रूप में काम करता है, यानी ये सबसे नीचे जुड़ा होता है। तो इससे हमें ये प्राप्त हुआ कि जो एल्डिहाइड समूह है वो एक सिरे पे है और
एक एल्कोहलिक समूह दूसरे सिरे पे है। इन परमाणुओं के आधार और इनके अतिरिक्त भी और बहुत सारे परमाणु हैं, उनके आधार पर फिशर ने ग्लूकोज के लिए एक सूत्र दिया। ये सूत्र आपको इस तरह देख सकते हैं, इस तरह है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें जो एल्डिहाइड समूह है सबसे ऊपर है और इसमें कार्बन की एक पूरी चेन है, 1 2 3 4 5 और 6 यानी 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। इसके दूसरे सिरे पर प्राथमिक एल्कोहलिक समूह जुड़ा हुआ है CH2OH। इसके बीच में 4 CHOH समूह जुड़े हुए हैं। अब इसमें जो CHOH समूह के जुड़ने का क्रम है वो आप यहाँ देखें। यहाँ पे चूंकि बहुत सारे कैरल कार्बन हैं, यानी इनमें बहुत सारे असम्मित कार्बन हैं, और जब एक से अधिक असम्मित कार्बन होते हैं तो समावयवी रूप देखने के लिए हम उस कार्बन को लेते हैं जो सबसे अधिक ऑक्सीकरण मात्रा में होता है। तो यहाँ पे ऐसा समूह है CHO समूह। तो CHO समूह के निकट वाले इस कार्बन को हम कायरल कार्बन मान करके और हम इसका ध्रुवण घूर्णक की दिशा देखते हैं। तो ये इस तरह ये जो स्टार द्वारा चिन्हित कार्बन है, ये इस कायरल कार्बन को ध्यान में रखेंगे तो हमें इस तरह से 4 समूह प्राप्त होंगे। एक समूह तो आपका ये है, ये OH समूह है, एक S समूह है, एक CHO समूह है। इस तरह से 4 समूह है। अब इनमें हम देखें कौन सा बड़ा है। तो सबसे पहले कार्बन से सीधे जुड़ा समूह ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 16 है, बाकी 2 कार्बन है, एक हाइड्रोजन। तो ये सबसे बड़ा है, इसको हम 1 नंबर देंगे, सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पे कार्बन वाले आएंगे, तो ये ऊपर भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ी हैं और एक ये नीचे कार्बन भी जुड़ा हुआ है। इस तरह से ये वाला जो कार्बन है ये हम दूसरे नंबर पे लेंगे, और ये फिर तीसरे नंबर पे ये कार्बन लेंगे ऊपर वाला, और चौथे नंबर पे हाइड्रोजन लेंगे। जैसे कि ध्रुवण घूर्णन में आप जानते हैं कि जो सबसे बड़ा समूह होता है उससे लेकर के हमें सबसे छोटे समूह की ओर जाना होता है, और जिसमें सेकंड नंबर को घेरना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देखें फर्स्ट नंबर का OH है, इसको सेकंड को घेरते हुए हम चौथे नंबर के हाइड्रोजन तक पहुँचते हैं। तो हमें इस दिशा में जाना होता है। ये दिशा कौन सी दिशा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना पड़ता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी दक्षिण ध्रुवण घूर्णक समावयवी है। तो हम इसको प्लस फॉर्म मानेंगे, ग्लूकोज का दक्षिण ध्रुवण घूर्णक रूप है, तो इसका नाम है प्लस ग्लूकोज। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना है, यहाँ पे इसको डी ग्लूकोज यानी डी प्लस ग्लूकोज कहते हैं। तो यहाँ जो डी है कैपिटल डी के रूप में दिया है। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम या तो स्मॉल डी द्वारा दिखाते हैं या प्लस द्वारा दिखाते हैं, और इसके विपरीत लीवो रोटेटरी को स्मॉल एल या माइनस द्वारा दर्शाते हैं। कि यहाँ पर जो कैपिटल डी है इसका ध्रुवण घूर्णक से कोई संबंध नहीं है, इसको हम अभी आगे बताने वाले हैं। तो इसमें 2 चीज़ें हो गई। अब हम कैपिटल डी का मतलब भी समझ लेते हैं। तो ये जो कैपिटल डी और एल, कैपिटल एल का अर्थ होता है ये संकेतन हमें किसी ज्ञात संरचना वाले यौगिक के त्रिविम समावयवियों के आपेक्षिक विन्यास को ये प्रदर्शित करता है। यानी हम कैपिटल डी वहाँ लिखेंगे जहाँ पे उस ज्ञात समावयवी का डी रूप हो, एल तब लिखेंगे जब उस ज्ञात समावयवी का एल रूप हो। यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्लिसरल्डिहाइड का उदाहरण लेते हैं, उसको ही हम सादृश्यता का आधार मानते हैं। यहाँ पे देखिए डी ग्लिसरल्डिहाइड, डी प्लस ग्लिसरल्डिहाइड है। ग्लिसरल्डिहाइड में भी आपका ये
कैरियल कार्बन होता है C, क्योंकि इसमें एक तरफ OH जुड़ा हुआ है, नंबर 1, दूसरा CH2OH है, नंबर 2, तीसरा CHO है, नंबर 4 में है हाइड्रोजन। तो ये इसका D रूप है। देखिए OH माने O से आप घूम के आएंगे दूसरे को घेरते हुए 4 तक, तो ये हमें दाईं ओर घूमना पड़ता है। तो ये D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड है। इसका जी दूसरा है, तो यहाँ पे 1 नंबर इधर आ गया, 4 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2, तो इसको जब पहले से चौथे तक जाएंगे तो हमें बाईं ओर से घूमना पड़ता है, यानी ये वाम ध्रुवण गुणक है, यानी ये माइनस फॉर्म है। तो इस माइनस फॉर्म के सदस्य यदि विन्यास होगा तो एल फॉर्म रहेगा, और यदि प्लस यानी टी फॉर्म के जैसा है तो वो डी स्वाभाविक होगा। तो हम इसको देखते हैं, ग्लूकोज से मिलाते हैं, इसकी तुलना करिए आप। तो यहाँ हम देखें स्पेशल फॉर्म में, स्पेशल फॉर्मूले में आप ये नीचे वाले इसमें देखना है, आपको ध्यान रखना है कैपिटल D और L के निर्धारण के लिए आपको नीचे वाले 2 कार्बन पर ध्यान देना है। तो इसमें देखिए OH समूह दाहिनी ओर है, जैसा कि ग्लिसरॉल्डिहाइड में है दाहिनी ओर D फॉर्म में, तो ये ग्लूकोज भी D ग्लूकोज होगा, इसलिए इसका नाम है D+ ग्लूकोज। यहाँ पे इस D का मतलब समझिए, इस D का मतलब क्या हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड के D फॉर्म के सदस्य की संरचना है। दूसरा ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। देखिए अब ग्लूकोनिक अम्ल की संरचना क्या होगी, इसका जो CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह में ऑक्सीकृत हो जाएगा, तो ये ग्लूकोनिक बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल। यदि ये नीचे वाला जो प्राथमिक एल्कोहल समूह है ये भी अगर ऑक्सीकृत हो जाता है तो फिर ये सैकरिक अम्ल बनेगा। इस तरह से इनकी संरचना इस तरह हो जाएगी। आपको यहाँ विशेष ध्यान देना है, कैपिटल D का ध्रुवण गुणन से कोई संबंध नहीं है, ये केवल ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना की सदस्यता को दर्शाने के लिए दिया गया है, उसमें नीचे के कार्बन को ध्यान में रखा जाता है। इसी तरह से L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो इसमें उसके लिए भी कैपिटल L अगर लिखा है कहीं पर, तो ये मान लीजिए कि नीचे का जो सेकंड कार्बन है उसमें जुड़ा हुआ OH समूह बाईं ओर है। इस तरह से शायद ग्लूकोज की जो सीधी संरचना है समझ में आ गई होगी।